ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपना इंटरनल कंप्यूशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियोज में साथियों हम स्टार्ट कर चुके हैं फ्यूल के बारे में स्टडी करना। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखे थे, स्ट्रेट चेन देखा था, साइक्लिक चेन देखा था। उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देखे थे साइक्लिक चेन वाले। फिर उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देखे थे साइक्लिक चेन में। अब हम पैराफिन देखते हैं साथियों। जो पैराफिन है अनसैचुरेटेड है। स्ट्रेट चेन में हम एग्जांपल देखें साथियों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में पैराफिन्स आते हैं। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखें स्ट्रेट चेन में ओलिफिन आते हैं। अब आते हैं साथियों साइक्लिक चेन की तरफ। तो साइक्लिक चेन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल देखें तो नेप्थनीज आते हैं। और साइक्लिक चेन में सैचुरेटेड आपने देख लिया, तो अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल है एरोमेटिक्स। ये अपना साथियों थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है। इसमें फ्यूल जो है थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें इस प्रकार की थ्योरेटिकल लाइन आपको देखने को मिलेगी। इनसे आपको क्लासिफाई करना है, इनमें डिफरेंशिएशन देखना है। कुछ ऑप्शनल आएंगे तो आप स्टेट लाइन स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उनमें से आपको ऑप्शन समझ में आ जाएंगे, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो एरोमेटिक्स क्या होते हैं साथियों? ये बेंजीन होते हैं। दे हैव रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एज सेंट्रल स्ट्रक्चर, जैसा सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। एंड हाईली एक्टिव, या आप कह सकते हैं इवन एक्सप्लोसिव लाइक टोलुइन और टीएनटी। ये टोलुइन की तरह एक्सप्लोसिव होते हैं। अब और आप देखना चाहें साथियों तो डिटेल में और कुछ इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपके लिए इनफ है ये जानकारी, इतने ही आएंगे आपके लिए। इन सभी फ्यूलों को हम किस प्रकार से अलग वर्गीकृत कर रहे हैं, आप इन सभी को इनके ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए ऑटो इग्निशन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है। तो नोट्स आपको स्पेशल इसी के बारे में लिखा हुआ है। दीज फ्यूल्स आर मोस्टली करेक्टराइज्ड बेस्ड ऑन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि आपको ऐसा इंजन में हाई ऑटो इग्निशन टेम्परेचर वाले फ्यूल चाहिए और सीआई इंजन में आपको लो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर वाले फ्यूल चाहिए। ऐसा इंजन में फ्यूल शुड हैव हाई ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, सीआई इंजन फ्यूल शुड हैव लो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा ही इंजन में हम फ्यूल को स्पार्क प्लग की सहायता से वर्न करते हैं और सीआई इंजन में एयर को कंप्रेस कर उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो इसमें फ्यूल को जलाया जाता है। ये सब क्यों आप सके डिटेल में जानने के लिए आप सीरीज़ की पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इनकी आवश्यकता इस प्रकार से क्यों होती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ साथियों, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल हम निकालते हैं साथियों, खनन करते हैं, उसका माइनिंग करते हैं, तो पेट्रोलियम आपने निकाल लिया है पृथ्वी से। अब पेट्रोलियम में से आप चीज़ों को अलग किस प्रकार से करते हैं? ऑयल, पेट्रोल, डीजल किस प्रकार से अलग किया जाता है? जैसा कि आपने देखा होगा साथियों, कोई मिक्सचर बना हुआ है, उसमें 2-4 फ्लूइड लिक्विड भरे हुए हैं, उनमें सभी का टेम्परेचर जो होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे आप पानी को देखें साथियों, पानी 100 डिग्री पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार सभी का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिससे उनको अलग अलग किया जा सकता है। इसी प्रिंसिपल पर ये सारे पेट्रोलियम से जो भी फ्यूल आप लेते हैं सारे अलग कर लिए जाते हैं इसी प्रोसेस से। यहाँ आप देख सकते हैं साथियों डिस्टिलेशन प्रोसेस है, इसमें आपने क्रूड ऑयल को भर दिया है या पेट्रोलियम भर दिया है इसमें डायरेक्ट। अब इसको आप हीट देंगे तो इसमें से जो जो जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, धीरे धीरे आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप 10 डिग्री, 12, 13, 15, 100, 200 इस प्रकार से इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे। तो इसमें से धीरे धीरे अलग अलग पार्ट होते जाएंगे फ्यूल के। जैसा कि इसको सबसे पहले हीट करते हैं तो लगभग 20 डिग्री तक, 0 से लेकर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 20 डिग्री तक कार्बन 1 से 4 तक जो गैसेज होंगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज अलग हो जाएंगी। इनको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए सेपरेट होने के लिए, तो इनको आप स्टोर कर लेंगे किसी अलग कंटेनर में। उसके बाद और टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, लगभग आप जाएंगे 70 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पर आपको कार्बन 5 से कार्बन 9 नैप्था प्राप्त होगा। जो केमिकल्स होते हैं साथियों इस टेम्परेचर पर अलग कर लिए जाते हैं, सेपरेट कर लिए जाते हैं। उसके बाद और टेम्परेचर राइज आप करते हैं तो लगभग 120 डिग्री के करीब आपको कार्बन 5 से कार्बन 10 पेट्रोल या गैसोलीन फ्यूल हैं वो अलग कर लिए जाते हैं।
उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं 170 डिग्री के करीब। ये टेम्परेचर रेंज होती है साथियों, स्टार्टिंग मान लेते हैं 150 से लेकर 170 तक आप बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे ये गैसोलीन उसके बाद केरोसिन अलग अलग होने लगते हैं। जैसा कि साथियों एक कंटेनर में आपको बताया अलग अलग लिक्विड भर दिए आपने, 0 डिग्री टेम्परेचर है तो सभी जमे हुए हैं या फिर एकत्रित हैं इसमें। अब इसमें देख सकते हैं आप, एक को सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए उसको उड़ने के लिए, इसमें से बाहर जाने के लिए इसको आप हीट करेंगे तो वो बॉयल हो जाएगा और वाष्प बनकर बाहर उड़ने लगेगा एटमॉस्फेयर में। उसके बाद किसी का 20 डिग्री है, किसी का 50 डिग्री है, तो जैसे जैसे जिसका टेम्परेचर आएगा वो इस कंटेनर से बाहर होता चला जाएगा। तो जो बाहर हो रहा है जिस टेम्परेचर रेंज पर उनको अलग अलग स्टोर कर लिया जाता है। इस प्रकार से सेपरेट सेपरेट कंटेनर में आपको सेपरेट फ्यूल मिल जाता है। यही सारे पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट हैं, इन्हीं पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो आप 170 डिग्री सेल्सियस के करीब जाएंगे तो C10 से C16 तक केरोसिन आपको प्राप्त हो जाएगा, जो जेट फ्यूल कहलाता है। इसमें इस्तेमाल किया जाता है जेट इंजनों में। 270 डिग्री सेल्सियस करीब C14 टू C20 डीजल ऑयल सेपरेट कर लिया जाता है, जो ट्रेन फ्यूल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे इसी रेंज में कार्बन 20 से 50 लुब्रिकेटिंग ऑयल प्राप्त होते हैं, वैक्स पॉलिसेज ये प्राप्त हो जाती हैं, इन्हें अलग कर लिया जाता है। यदि और आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड करीब, कार्बन 20 से कार्बन 70 फ्यूल ऑयल प्राप्त होते हैं, जो शिप्स में या फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद बचा कुचा कार्बन रह जाता है, अपशिष्ट रह जाता है, रेजिड्यू, जो रोड्स बनाने में कोल इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कार्बन 17 से ऊपर ऊपर के जो कार्बन है ये बचा कुचा अपशिष्ट रह जाता है, जो सड़क बनाने के लिए तार कोल डैम्बर इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।